यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2013 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोनिंग संवाहक का कार्य कौन करता है? तो SV40 जो है ये जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक का कार्य करता है। पहले से इसमें टिक लगे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट विकल्पीय क्वेश्चन बताए थे, तब इस पे से बताया था। फिर अगला है, कौन सा ज्वर प्रोटोजोआ परजीवी है? ऐसा कौन सा बुखार है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया ज्वर होता है। और किसके द्वारा? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। फिर अगला है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ टमाटर है। फिर नेक्स्ट है, बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। निषेचन ना हो भ्रूण बन जाए उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विकास से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम बताइए। देखिए वैसे तो कोर्स से हट गया है लेकिन 2 सिद्धांत ही पूछ रहा है, तो आप लैमार्कवाद बता सकते हैं, लैमार्कवाद। दूसरा डार्विनवाद बता सकते हैं, ऐसे उत्परिवर्तनवाद भी है। अब लैमार्कवाद का मूलभूत आधार क्या था? देखिए फिर से यहाँ पर दिया है, तो पार्ज इलेक्ट्रॉनिक वंशगत ये छोड़ दीजिए। फिर अगला है, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए, इसकी उपयोगिता बताइए। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो देश के समस्त जंतुओं व पौधों की छाती आशंकित जातियां इसमें शामिल हैं। यानी देश के समस्त जंतुओं और पौधों की छाती आशंकित जातियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। और रेड डाटा बुक को लाल आंकड़ों की किताब भी कहा जाता है, लाल आंकड़ों की किताब। और इन सभी जंतुओं का लेखा जोखा इसमें है। जो छाती आशंकित हैं, जो खो रहे हैं, इन सभी जंतुओं का लेखा जोखा इसमें है। इससे इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। उपयोगिता क्या है? तो भाई उसमें सब लिखा जोखा है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा जंतु खत्म हो रहा है, तो उसको बचाया जा सकता है, ये उपयोगिता है। फिर अगला है, संक्रामक व असंक्रामक रोगों में अंतर बताइए। तो देखिए संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कैंसर है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बताना है किसे कहते हैं। तो मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? तो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इस प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है, पूरा जाल सा बना होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में क्या उपयोग है? यानी बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में उपयोग बताना है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में है, डेयरी में है, पशुपालन में है, और फसलों को ज़्यादा उत्पन्न करने में है, औषधि निर्माण में है, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी में है, ट्रांसजेनिक पादपों में है। तो बहुत सारा उपयोग है इसका, बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता कौन है? पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवांशिकी के पिता कौन है या जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और पृथक्करण के नियम की अगर बात की जाए तो जल्दी से चित्र से समझ लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधों को लिया था, शुद्ध लंबे पौधे, और इधर स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधों को लिया था। और दोनों के बीच में संकरण कराने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। संकर लंबे पौधे पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया मेंडल ने कि इसमें स्वपरागण करवाया। और स्वपरागण करवाने पर पहले में कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे थे, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे, और यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरह से 1:2:1 का अनुपात इसमें प्राप्त होता है। यानी 25% कह लीजिए कि
शुद्ध लंबे पौधे, 25% शुद्ध बौने पौधे और 50% संकर लंबे पौधे इसमें प्राप्त हुए। तो ये पृथक्करण का नियम है। मेंडल के सभी नियम मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो प्रोटीन संश्लेषण है इसमें आरएनए की भूमिका क्या होती है, इसकी विवेचना करना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए कह लीजिए एक तरह से। तो ये तो मुख्य हैं। जो एमआरएनए है ये आनुवंशिक कूट इस पर उपस्थित होता है। आनुवंशिक कूट यानी कूट का विशिष्ट प्रोटीन विशेष लक्षण के लिए उपस्थित होता है। या कह लीजिए कि एमआरएनए है कोडान के लिए उचित अमीनो अम्ल को ले जाता है ये। और जो टीआरएनए है, टीआरएनए पर क्या होता है कि प्रतिकूट उपस्थित होते हैं, इस पर आनुवंशिक कूट, इस पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं और ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं, राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करते हैं। और आपको बता दें कि अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? राइबोसोम तक ले जाते हैं, तो अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। और जो आरआरएनए है ये राइबोसोम बनाने में भाग लेता है, यानी राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम जब बन गया है तो राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जिसने जो राइबोसोम बनाया है इसी पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। इस तरह से आरएनए की भूमिका होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? तो देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक दो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। तो जो जंगली जानवर हैं क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को कंट्रोल करते हैं। जो जंगल में अन्य बहुत सारे जीव होते हैं उनकी संख्या को सीमित रखने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। अगर ये नष्ट हो गए तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी या पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को समझाइए। जैसे वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ तो वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण जिन अंगों का अधिक उपयोग हुआ, ऐसे अंग जिनका उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे अंग, लैमार्क ने बताया कि ऐसे अंग जिनका उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं और ऐसे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर के मुख्य लक्षण बताइए तथा इसे फैलने वाले कारक का नाम तथा बचाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो डेंगू ज्वर होता है इसमें तेजी के साथ ठंडी लगती है। जब डेंगू बुखार आता है तो तेजी के साथ ठंडी लगती है और सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और जी भी मिचलाता है। और फिर कहा गया है कि कारक का नाम, तो एडीज एजिप्टी मच्छर जो है ये फैलाता है, ये कारक होता है। फिर बचाव का उल्लेख कीजिए कहा गया है। तो बचाव कैसे करेंगे? जल इकट्ठा ना होने दें, जल को ढक कर रखें, कीटनाशक का छिड़काव करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। फिर अगला क्वेश्चन है, एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं? इसके बचाव, उपचार व नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो जो एस्केरियासिस है ये एस्केरियासिस एस्केरिस से उत्पन्न होता है। एस्केरियासिस रोग एस्केरिस से उत्पन्न होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं वही होता है ये। और ये आंतों का परजीवी होता है, आंतों में जाकर चिपक जाता है, आंतों का परजीवी होता है ये। और इसमें होता क्या है कि अपच होती है,
बेचैनी होती है, पेट में दर्द होता है, हल्का बुखार भी आता है और ये संदूषित पानी पीने से हो जाता है, संदूषित खाना खाने से हो जाता है। अगर इससे बचाव करना है, नियंत्रण करना है तो खाने से पहले साबुन से हाथों को धोएं, अच्छे से साफ सफाई रखें, पानी को ढक कर रखें आदि। अगला क्वेश्चन है बसंतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। बसंतीकरण क्या होता है? तो देखिए, पुष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखा जाता है। पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की प्रक्रिया ही बसंतीकरण कहलाती है और इस विधि के द्वारा शीत पादपों को बसंत पादपों में बदला जा सकता है। जो शीत पादप होते हैं उनको बसंत पादप में बदला जा सकता है और फसलों को प्राकृतिक प्रभावों से बचाया जा सकता है। जो प्राकृतिक प्रकोप आते हैं उनसे बचाया जा सकता है। पौधों में जल्दी पुष्पन लाया जा सकता है। तो इतने सारे इसके लाभ होते हैं। फिर अगला है बिलगन पर टिप्पणी लिखिए। बिलगन क्या है? तो पौधों से पत्तियों, पुष्पों, फलों का गिर जाना। कोई पौधा है, इससे पत्तियां गिर जाएं, फल गिर जाएं, पुष्प गिर जाएं, इन सब का गिरना ही क्या कहलाता है? बिलगन कहलाता है। फिर अगला है निषेचन एवं द्विनिषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। चित्र से समझ लेते हैं। ये अंडकोशिका है, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक है, द्विध्रुवीय केंद्रक है। अब यहाँ से परागनलिका आई और जनन केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें से जो पहला केंद्रक है ये जाकर के अंड कोशिका से संलयित होता है तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। जो पहला युग्मक है ये जाकर के अंड कोशिका से संलयित हुआ तो इसे निषेचन कहते हैं। फिर ये जो दूसरा वाला केंद्रक है ये द्विध्रुवीय केंद्रक से, इससे ये दूसरा वाला केंद्रक इससे जाकर संलयित हो जाता है तो इसे त्रिसमेकन और इस पूरी क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। क्योंकि दो बार निषेचन हुआ, यहाँ एक बार और एक बार यहाँ, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है और इसी को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहा जाता है। इससे त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों में प्रतियोगी प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रजातियों यानी जातियों में प्रतियोगी का मतलब होता है कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब ये है कि वो चाहे भोजन को लेकर के लड़ाई हो, चाहे जल को लेकर के लड़ाई हो, चाहे आगे बढ़ने को लेकर के लड़ाई हो। कहने का मतलब ये है कि सीमित संसाधनों के लिए जो लड़ाई होती है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रजातियों में प्रतियोगी प्रभाव कहा जाता है। कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं? आगे बढ़ने को लेकर के, भोजन को लेकर के, जल को लेकर के ये प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का उल्लेख कीजिए। तो ये कोरोना के कारण क्वेश्चन घटा हुआ है, इसको हटा देंगे। फिर अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषकों का विवरण दीजिए और पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। तो जो CFC गैस होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये ओजोन परत का क्षय करती है और अगर ओजोन परत का क्षय हो गया तो ओजोन छिद्र हो जाएगा। ओजोन छिद्र होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें वो आ जाएंगी, जहरीली किरणें, और उन किरणों से जीवों की हानि होगी, त्वचा झुलस जाएगी, कैंसर वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व ये है कि ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इनको पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये दोनों कोर्स में नहीं है, हटे भी है कोरोना के कारण। त्रिसंलयन क्या है, कहाँ पर संपन्न होता है? अभी मैंने आपको बताया था भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होता है। और त्रिसंलयन कैसे होता है अभी आपको चित्र से समझाया भी है। पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख करना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, तो अभी मैंने बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में, डेयरी उद्योग में और नए नए पादपों को उत्पादन में, नए नए जंतुओं के उत्पादन में बहुत सारे उपयोग हैं इसके। रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का
और इसके बाद है लिंग संलग्न लक्षण, तो वंशागति वाले लक्षण बताना है आपको, जो वर्णांधता है, जो हीमोफीलिया, उसके बारे में डिटेल से समझाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल को समझाइए और डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विकुंडली मॉडल को डिटेल से समझाना है, वाटसन और क्रिक वाला। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको समझाया है। उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आएगा जरूर, इसलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग तैयार कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, तो ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा। फिर अगला है अथवा करके वनोन्मूलन के क्या कारण है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यानी वन के कटने का क्या क्या कारण है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।